बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम खबरों के साथ आज की व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। इससे पहले कि मेन खबर की जानिब में बढ़ूँ, एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ और ये है जी, सेनेटर इरफान सदीकी रहनुमा है मुस्लिम लीग नून की जानिब से, और उन्होंने एक बयान दिया है और उस बयान को इतराफ़े जुर्म में समझता हूँ। ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन के मुताबिक होता तो तरमीम की ज़रूरत ना पड़ती। यानी कि इतने दिनों से जो ये बात की जा रही थी और सिर्फ तासुर की बुनियाद पर बात की जा रही थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले को गैर मौसर करने के लिए जो आइनी तरमीम है ये की जा रही है, बरह रास्त इस हवाले से कोई बात नहीं की जा रही थी। आज मुस्लिम लीग नून के ये अहम रहनुमा, सीनियर रहनुमा सेनेटर इरफान सदीकी साहब कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन के मुताबिक होता तो आइनी तरमीम की ज़रूरत ना पड़ती। यानी कि जो तरमीम की गई है तो तरमीम की ज़रूरत ना पड़ती जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम की गई है। यानी कि जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम की गई है पार्लियामेंट में, ये नून लीग अब अपने मुंह से कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गैर मौसर करने के लिए ये तरमीम की गई है। बाकायदा तौर पर बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ये हमला है, मैं समझता हूँ, और नून लीग की जानिब से ये एतराफ़े जुर्म है जो कि कर लिया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो 8 जजिस का अक्सरियती फ़ैसला है, अब ये कोई सेनेटर या इरफान सदीकी साहब ने बैठ कर तय नहीं करना कि ये आइनी है या ये गैर आइनी है, और फिर ऊपर से ये एतराफ़ भी ये कर रहे हैं कि हमारी नज़र में चूँकि वो गैर आइनी है और उससे चूँकि हमें मखसूस नशिस्तें नहीं मिली और हमारी ख्वाहिश के मुताबिक वो फ़ैसला नहीं है, इसलिए गैर मौसर करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम पार्लियामेंट में असम्बली में जो तरमीम है इलेक्शन एक्ट में वो लेकर आए हैं। मज़ीद वो ये कहते हैं कि हुकूमत की अदलिया से कोई महाज आराई नहीं है, ताहम 8 जजों का फैसला आइन और कानून से मुतसादम है। उन्होंने कहा कि अगर आइन की खुली तौहीन हो रही हो तो पार्लियामेंट पर लाजिम है कि वो आइन का तहफ़्फ़ुज़ करे। नून लीगी सेंटर ने कहा कि पार्लियामेंट के हर रुकन ने आइन के तहफ़्फ़ुज़ का हल्फ उठा रखा है। हमने आइन की इज़्ज़त और तकरीम की बहाली के लिए ये इक़दाम किया है। उन्होंने कहा कि आइन की माँ होने के नाते आइन का तहफ़्फ़ुज़ पार्लियामेंट का फ़र्ज़ है। तो आइन के तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फ़ैसला है वो गैर मौसर करने की एक पूरी की पूरी जो मनसूबा बंदी है और मनसूबा बंदी से ये जो तरमीम है वो की गई है। और अब ये एक और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का मैं समझता हूँ एक नया इम्तिहान भी है, और ये तरमीम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चैलेंज भी करने जा रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। इसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का जो रिएक्शन आता है या जिस तरीके से इसके ऊपर एक्शन लेते हैं, और इवन के चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा, क्योंकि वो खुद मान रहे हैं जी कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमें पसंद नहीं, तो इसलिए जी हम ये जो तरमीम है वो कर रहे हैं और बुनियाद बना रहे हैं जी कि ये आइन के मुताबिक ये फ़ैसला नहीं है। तो एक चीज़ तो कन्फर्म हो गई, ये बात हम कह भी रहे थे लेकिन सिर्फ और सिर्फ तासुर की बुनियाद पर कहा जा रहा था जी कि गैर मौसर करने की कोशिश है। हालांकि बज़ाहिर चीज़ें सब नज़र आ रही थी कि वाकई यही इनका पीछे मंसूबा है, लेकिन अब इन्होंने अपने मुंह से ये जो इकरार है वो कर लिया है। तो अब देखें जी कि इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या एक्शन लेती है। वैसे भी जब तरमीमें चैलेंज होंगी तो इन तरमीमों ने वैसे ही कालादम हो ही जाना है, क्योंकि ये इम्प्लीमेंट होने के काबिल नहीं है। और आप देखेंगे कितना एक मज़ाक़ा खेज़ सी बात है कि ये जो तरमीमें हैं ये इन्होंने इसका इतलाक़ माजी से किया हुआ है, यानी कि 2018 से। तो अब एक कोई नया कानून आप बना रहे हैं, वो माजी से कैसे इम्प्लीमेंट हो सकता है। मिसाल के तौर पर आप कोई तरमीम कर रहे हैं जी कि चोरी की अगर सज़ा अगर पहले मिसाल के तौर पर 6 माह थी और अब आप कहते हैं जी कि 6 माह से बढ़ाकर हमने उसको 9 माह कर दिया है, तो वो जो कानून या जो तरमीम की गई है वो उस दिन के बाद से लागू की जाएगी कि उस दिन के बाद से अगर किसी ने इस तरह से किया तो उसकी जो सज़ा है वो फिर 6 महीने नहीं बल्कि 9 महीने होगी। लेकिन आपने क्या किया जी कि पहले के जो मुल्ज़िमान थे जो कि अपनी 6 महीने की सज़ा पूरी करके बाहर भी आ चुके, तो क्या अब आप उनको दोबारा वापस गिरफ्तार करेंगे और उनसे कहेंगे कि ये 3 महीने की जो सज़ा है ये मज़ीद आपको मिलेगी, क्योंकि अब जो तरमीम है वो हो चुकी है और अब 6 की जगह 9 महीने जो है वो कैद है। तो इस किस्म की ये जो तरमीम है इनकी जानिब से की गई। और फिर ये कहते हैं कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट सुप्रीम है, लेकिन उसमें बैठने वाले जो नुमाइंदे हैं ये शायद सुप्रीम नहीं है और ये इस सुप्रीमेसी को समझते नहीं है और ख़ुद अपने मुँह से ये कहते हैं जी कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आइन के मुताबिक जो है वो नहीं है, तो इसलिए ये जो तरमीम है वो हमें करना
करना पड़ रही है। तो ये सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब है जी, उन्होंने ये बयान दिया। दूसरी बड़ी खबर आपके साथ शेयर करता हूँ जी, जो 2 जजेस की जानिब से मखसूस नशिस्तों के मामले पर इख्तलाफी नोट तहरीर किया गया है। इस इख्तलाफी नोट पर इनके अगेंस्ट मिसकंडक्ट का जो कार्रवाई है वो हो सकती है। क्यों हो सकती है, इस हवाले से एडवोकेट हामिद खान साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, उनका बयान सुनिए वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि इख्तलाफी नोट लिखने वाले जजिस के खिलाफ मिसकंडक्ट का केस बनता है, अभी तक तफसीली फैसला आया ही नहीं, तो आप किस चीज़ से इख्तलाफ कर रहे हैं। ये 11 जजिस के फैसले के ख़िलाफ़ हवा में बातें कर रहे हैं। ये इंतहा की गैर आइनी, गैर कानूनी और गैर अदालती हरकत की गई है। अब वाकई ये बात तो ठीक है कि एक तो ये जो इख्तलाफी नोट आया, ये इख्तलाफी नोट तो कम और तनकीदी नोट ज़्यादा था, और इसमें अपने पॉइंट्स बताने की बजाय सारे का सारा जो इसमें बातचीत इसमें जो है वो इख्तलाफ किया गया, तनकीद की गई, वो अक्सरियती जजिस के फ़ैसले के ऊपर की गई। और उसमें से भी 11 जजिस को नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ 8 जजिस को जो टारगेट है वो किया गया। और यहाँ तक कहा गया जी कि इन 8 जजिस के फ़ैसले को ये चूँकि गैर आइनी है तो ना मानने की जो तरहीब है वो भी दी गई इस फैसले के अंदर। और एक तफसीली फ़ैसला आया ही नहीं, क्योंकि तफसीली फ़ैसले में डिटेल में जो वजूहात लिखी जाती हैं कि ये जो फ़ैसला है वो इस वजह से दिया जा रहा है, ये आइनी कानूनी शिकें हैं, इसके मुताबिक ये चीज़ ऐसे बनती है, ये चीज़ ऐसे बनती है। डिटेल में सारी जो रीज़न्स हैं वो इसमें दी जाती है। मुख्तसर फ़ैसले में तो आप सिर्फ अपना ऑर्डर सुनाते हैं कि ये काम इस तरीके से और इसके ऊपर इस तरह से इम्प्लीमेंट जो है वो किया जाए। तो तफसीली फ़ैसले के अंदर मुकम्मल रीजनिंग दी जाती है। तो बहरहाल जी हामिद खान साहब ने तो इसको गैर आइनी और गैर कानूनी और गैर अदालती हरकत करार दे दी। और वाकई आप तनकीद किस चीज़ के ऊपर, यह जो इख्तलाफी फ़ैसले के अंदर जो सारी चीज़ें तहरीर की गई हैं, तो अभी तो उन जजिस का डिटेल जजमेंट ही नहीं आई, तो किस बुनियाद पर आप जो है वो ये सारा कुछ आपने कर दिया। तो बहरहाल जी ये एक मिसकंडक्ट का केस बनता है, हामिद खान साहब की जानिब से ये कहा गया है। और उस वक्त भी जब ये इख्तलाफी नोट सामने आया था तो ये बात की गई थी कानूनी माहिरीन की जानिब से कि ये तो मिसकंडक्ट है और इन 2 जजिस के अगेंस्ट जो कार्रवाई है वो भी हो सकती है कि कैसे इस तरह का जो इख्तलाफी नोट है, और ख़ास तौर पर उसमें जो एक बहुत ख़तरनाक बात थी कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला गैर आइनी हो तो दूसरे जो इदारे हैं वो उसे मानने के पाबंद नहीं है। अब ये एक किस्म की अदालती रिट ख़त्म करने के मुतरादिफ भी है, क्योंकि अदालतों का जो फ़ैसला है वो ये कौन डिसाइड करेगा कि गैर आइनी है या ये फ़ैसला आइनी है। अब इसके लिए कोई अलहदा फ़ोरम तो नहीं है कि अदालतें फ़ैसले दें और फिर वो फ़ोरम जज करे कि आइनी है, अच्छा इसके ऊपर इम्प्लीमेंट आप कर लें, और अगर ये आइनी नहीं है तो इसके ऊपर आप इम्प्लीमेंट ना करें। तो फिर तो अदालतों की रीट ख़त्म हो गई, क्योंकि अदालतें जो फ़ैसले देती हैं उसके ऊपर तो आपने इम्प्लीमेंट करना ही करना है। और अदालतों ने ही ये फ़ैसला करना होता है कि ये आइनी है, ये गैर आइनी है, या आइन के अंदर रहते हुए उन्होंने जो फ़ैसला होता है वो देना होता है। तो अब अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपने आप से ही पास से ही ये प्रिडिक्ट कर ले कि नहीं जी ये फ़ैसला गैर आइनी है तो हम इसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करते, देखें जी इख्तलाफी नोट में भी ये चीज़ लिखी हुई है, तो फिर अदालतों की जो रिट है वो कहाँ पर गई। तो ये 2 बेसिक रीज़न्स हैं जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि इन 2 जजिस के खिलाफ जो मिसकंडक्ट है वो बनता है और इनके खिलाफ मिसकंडक्ट की जो कार्रवाई है वो भी होनी चाहिए। बहरहाल ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो तकसीम है वो ख़तरनाक हद तक चली गई है। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा है तो अक़लियत में, लेकिन दूसरी तरफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी हैं, वो अक्सरियत में हैं। बहरहाल अक़लियत अक्सरियत अपनी जगह, जो तकसीम है वो बहुत ख़तरनाक और इस हद तक ख़तरनाक हो गई है कि इस तरह से एक जजिस जो हैं फ़ैसलों के अंदर एक दूसरे के हवाले से इस किस्म की जो चीज़ें हैं वो लिख रहे हैं। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के हवाले से कल एक ख़बर आई, बल्कि एक वो नोटिफिकेशन या प्रेस रिलीज़ टाइप एक वो सामने आई, और उसमें ये कहा गया जी कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने अपनी कोई 31,000 मुरब्बा फ़िट जो ज़मीन है वो कौम के नाम कर दी है। अब हमने भी वो ख़बर दी है, लेकिन जब वो ख़बर दी तो इनिशियली तो मैं ख़ुद भी थोड़ा सा शौक़ हुआ कि 31,000 मुरब्बा फ़िट। अब जब आप 31,000 मुरब्बा फ़िट सुनते हैं तो एकदम से आपके जहन में आता है कि 31,000 मतलब इतनी कोई ज़्यादा ज़मीन थी जो कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने कौम के नाम कर दी है। अब इसको आप अगर थोड़ा सा कैलकुलेट करें तो ये 31,000 मुरब्बा फ़िट ये कोई 5.5 कनाल ज़मीन बनती है। तो जब आप ये कहते हैं 5.5 कनाल, तो इससे तासुर जाता है कि 5.5 कनाल कोई इतनी ज़्यादा ज़मीन नहीं है। इसकी आगे भी डिटेल में आपको बताता हूँ कि असल में माजरा क्या हुआ है, क्यों काजी साहब ने
ये ज़मीन कौम के नाम कर दी, और क्यों DHA के जो उनके करोड़ों के प्लाट थे वो नाम नहीं किए, और इस ज़मीन की एक्चुअल में जो प्राइस है मेरे अंदाजे के मुताबिक वो कितनी है। बहरहाल जी वो एक कल भी हम डिस्कस कर रहे थे, वो मिसाल है कि आप किसी को 5 रुपये जो हैं वो अगर आपसे कोई मांगता है तो आप उसको 5 रुपये देते हैं, और बाहर आकर आप कहते हैं जी कि मैंने 500 पैसे जो हैं वो उस फलाने शख्स को दे दिए। अब 500 पैसे जो हैं वो तो 5 रुपये होते हैं। अब जब आप उसको ये कहते हैं कि 500 पैसे, तो वो इस तरह से तासुर जाता है, पता नहीं 500 कितने पैसे होंगे जो कि उसको दे दिए गए, हालांकि वो तो 5 रुपये ही हैं। तो एक तो ये जी जो मैं समझता हूँ कि गेम सी डाली गई जी कि 31,000 मुरब्बा फिट जो है वो, ताकि सुनना वाला ये समझे पता नहीं कितनी जो ज़मीन है वो काजी साहब ने दे दी। तो एक चीज़ तो ये जी कि वो कोई ज़्यादा ज़मीन नहीं थी, वो कोई 5.6 5.5 कनाल के करीब जो जगह थी वो चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब ने जो है वो कौम के नाम कर दी ये आई। अच्छा, अब इसमें जी इसकी जो प्राइस है वो मैक्सिमम भी अगर कोई लगाए तो वो 50 लाख के करीब इस वक्त बताई जाए, मतलब 50 भी बहुत ज़्यादा है, आप इसको 30-40 कह दें। अच्छा चलें, इतनी भी है, फिर भी ये लाखों की ज़मीन तो है, तो ये लाखों की ज़मीन काजी साहब ने क्यों नाम कर दी कौम की? एक तो ये जी कि ये जो ज़मीन है वो बिक नहीं सकती थी, नंबर 1। दूसरे नंबर पर ये जो ज़मीन है वो चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब के कब्ज़े में नहीं थी, ये ज़मीन हुकूमत के कब्ज़े में थी। और इसकी जो मेरी समझ में रीज़न आई है सामने वो ये कि कुछ तारीख़ी विरसे होते हैं, और इसी तरह से ये जो ज़मीन थी वो भी इसी तरह की थी, तो उनके इर्द गिर्द जो जगह वगैरह होती है उसके ऊपर आप कोई तामीर नहीं कर सकते, ना ही उसके ऊपर आप कोई कुछ कर सकते हैं, वो हुकूमत अपने कब्ज़े में ले लेती है। तो ये इस तरह की ज़मीन थी इस किस्म की, और ये काजी साहब के कब्ज़े में भी नहीं थी, और ये हुकूमत के ही कब्ज़े में थी, यानी कि हुकूमत में के कब्ज़े में ही मौजूद जो ज़मीन थी वो काजी साहब ने उसके ऊपर अपना जो दावा है एक किस्म का, उससे वो पीछे हट गए। और अगर वो उसके ऊपर दावा अपना जारी भी रखते तो फिर भी क्या होना था कि ये ज़मीन के ऊपर कुछ जो तामीरात हैं वो भी नहीं कर सकते थे। और अब हुकूमत को अगर वो ज़मीन दे दी गई है तो हुकूमत भी इस तरह से नहीं करेगी कि उसके ऊपर कोई तामीरात कर देगी या कोई इस तरह का वहाँ पर कुछ बना देगी जिससे गरीब वगैरह लोगों को या जो मुस्तहिक वगैरह उनको उससे कुछ फ़ायदा हो जाएगा, या उसको बेच कर तो कुछ जो फ़ायदा वो हासिल कर पाएगी। तो ये इस किस्म की ज़मीन थी जो कि काजी साहब की जानिब से दी गई थी। बहरहाल जी DHA के प्लाट्स वगैरह भी हैं जो कि करोड़ों के हैं, यानी कि ये जो 31,000 मुरब्बा फिट 5.5 कनाल ज़मीन जो कि करोड़ की भी नहीं है, तो DHA में एक प्लाट है उनकी कीमत इतनी करोड़ों है, तो वो काजी साहब की जानिब से नहीं दी गई। तो मैं ये समझता हूँ बस वैसे ही एक वो जारी कर दिया गया अपनी इमेज को ज़रा बेहतर करने के लिए कि देखें जी चीफ जस्टिस हैं और वो इतने जो ज़मीन है वो दे रहे हैं, कौम के नाम वो कर रहे हैं। तो बहरहाल ये कल एक ख़बर सामने आई थी। आखिर में जी आपको बताता चलूँ कि सवाबी जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ी कामयाबी थी वो जलसा। इवन के यहाँ तक चीज़ें रिपोर्ट हुई हैं कि इस सवाबी जलसे में जो जगह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से चूज़ की गई थी, जिस जगह पर ये जलसा हुआ, वो इतनी ज़्यादा तंग थी कि सिर्फ 30% जो लोग थे कुल जलसे के वो उस जलसा गाह के अंदर आ सके। बाकी जो 70% लोग थे वो तो जलसा गाह के अंदर आ ही नहीं सके क्योंकि जगह ही नहीं थी, वो बाहर थे। और पता नहीं कितने किलोमीटर तक जो है वो ये सारा जलसा और जो ट्रैफिक थी वो वहाँ पर रही। लोग इतने दूर दूर किलोमीटर तक जो थे वो रुके हुए थे और उन्हें जलसा गाह आने के लिए जो रास्ता था वो नहीं मिल रहा था, इतना ज़्यादा रश था। और वो जगह भी इस तरह की थी कि वहाँ पर मज़ीद गुंजाइश भी नहीं थी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक बड़ा मोमेंटम पकड़ा गया इस सवाबी जलसे में, और बड़ी तादाद में लोगों ने जो शिरकत है इसमें की। इवन के ख़ुद जो लीडरशिप है वो ये कह रही है PTI की कि हमें उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी तादाद में लोग आ जाएंगे, लेकिन वो वाकई जगह कम थी। और बहरहाल एक जो मोमेंटम है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यहाँ से पकड़ लिया है। और अब ये जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से आ रहा है कि 14 अगस्त वाले दिन भी इसी किस्म का जो सरप्राइज़ है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ देगी, और इस मोमेंटम को जो कि उन्होंने पकड़ा है इसको अब वो टूटने नहीं देंगे। और गालबन एक और जो बड़ा जलसा है वो शायद 14 अगस्त वाले दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से किया जाए। और ज़ाहिर बात है अगर अभी स्वाबी में जो जलसा हुआ तो इतनी बड़ी तादाद में आए, और यही मोमेंटम जब कंटिन्यू रहेगा
तो फिर 14 अगस्त वाला जो जलसा है उसमें क्या होगा। लेकिन अभी तक ये फाइनलाइज़ नहीं हुआ कि 14 अगस्त को क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करने जा रही है, लेकिन एक बड़ा सरप्राइज़ है जो कि PTI देगी, और ये डिसाइड किया जा रहा है कि जो सवाबी जलसे का मोमेंटम है, इस मोमेंटम को टूटने नहीं देना और इस मोमेंटम को आगे बढ़ाना है और इसको बरकरार रखना है। राय का सार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।